चलो रे, मैक्सिको निकलना है। अबे मिर्जापुर बे। मिर्जापुर सीजन 3 में अगर किसी ने गुड्डू भैया की बैंड बजाई है तो वो हैं वाल्मीकि यादव। जो मेरा आइकॉनिक सीन था पेड़ के नीचे वाला, तो पूरी जब मैं ज्ञान देता हूं उस दौरान मुझे स्क्रिप्ट थोड़ा सा एक लगा कि मैंने सर इसमें इम्प्रोवाइज की गुंजाइश है। रामानंद सागर जी ने आपसे कहा था कि भोपाल रंगमंच से सीखिए। अभी हालत जो देखते हैं, जैसे सबको अभी जल्दी में है, सब लोग सबको फेम चाहिए। आज के टाइम पे भोपाल में जितने कास्टिंग, जितनी मूवी का लाइन प्रोडक्शन आ रहा है, आई थिंक इंडिया में कहीं नहीं आ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह होती है जहां पे थोड़ा आपको हल्का सा रियलिस्टिक का टच दिया जाता है। तो टैटू आर्टिस्ट भी आर्ट था, मगर उसमें पैसा भी था उस टाइम पे। अब सर्वाइविंग के लिए कुछ तो करना है। शिल्पा, ए शिल्पा, तो वो फनी पार्ट था। आई कैन हियर दैट कुछ हंस रहे को। 10 सूत्र, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। मिर्जापुर इस वेब सीरीज के 3 पार्ट आ चुके हैं और तीनों पार्ट्स ने धमाल मचाया है। तीसरे पार्ट में एक किरदार आपको याद दिलाना चाहूँगा। वैसे इस किरदार की परफॉर्मेंस इतनी दमदार रही कि ये हमेशा याद रखा जाएगा। मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा एक ऐसे शख्स से जिसने वो किरदार प्ले किया है, वाल्मीकि यादव। ये नाम आपको याद ही होगा। इनका नाम है अजहर कुरैशी AKA लकी खान। अजहर हमारे सामने 10 सूत्र के न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे मिर्ज़ापुर को लेकर, उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर, भोपाल से जुड़ाव को लेकर, भोपाल का जो रंगमंच है उससे जुड़ाव को लेकर, और ये कैसे पहुँचे अभिनय की दुनिया में, कैसे पहुँचे मिर्ज़ापुर 3 तक। सारी बातें हम करेंगे। SF से बॉलीवुड तक की यात्रा, यानी एक बहुत ही रियल एक्शन वर्ल्ड से बॉलीवुड तक की यात्रा कैसे आपने की? पहले कभी इस ख्याल में आया नहीं था कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, क्योंकि एक फोर्स की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। मगर 2004 में ऐसी कुछ फैमिली में कुछ इश्यूज हुए थे, तो उसके कारण मैंने पहले तो जॉब छोड़ी। उसके बाद डीजेइंग करी, इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस किया। इसी दौरान 2006 में तकरीबन मेरा मुंबई जाने का हुआ। सोचा था एक्टर बनूंगा। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हाँ, शायद मेरा लुक है, पर्सनैलिटी है, तो शायद बन जाऊंगा। तो मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों गए। वहाँ जाने के बाद जो रियल वर्ल्ड है उससे सामना हुआ। अब रियल वर्ल्ड का ये था कि जगह जगह ऑडिशन तो दे रहे थे हम, मगर सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। मगर फाइनल रामानंद सागर जी के दर जब हम गए तो उन्होंने बड़े ही अच्छे से हमें एक चीज़ समझाई कि एक पर्सनैलिटी होना, लुक होना, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप टैलेंटेड, ये मतलब आपको एक्टिंग आती है कि नहीं। और उन्होंने वो चीज़ का पूरा खुलासा किया और उन्होंने सलाह दी कि आप भोपाल से हैं तो आपके इधर भारत भवन बहुत ही फेमस है, आप जाइए और वहाँ पर एक्टिंग सीखिए। तो इसी दौरान आए, 1 आध साल का गैप करा, करना है कि नहीं करना, किसके साथ ज्वाइन करना, बहुत सवालात थे। फाइनली एक ग्रुप ज्वाइन किया मैंने, जहाँ पे उनके साथ थिएटर में आना जाना, सीखना, बैठना, हर बारी की चीज़ वहाँ से भारत भवन से पता लगी। तो एक जब आप आर्टिस्ट की तरफ मुड़ जाते हैं कि आर्ट में आपका दिमाग चला जाता है, आपके थॉट्स, आपका माइंड टोटल अलग जोन में चले जाता है। मैं फोर्स से निकला हुआ था, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा हल्का सा रूडनेस और वो सब तो रहती है, मगर एक कामनेस जो होता है, ठहराव, वो आपको थिएटर सिखा देता है। क्योंकि जब आप आते हो एक्टिंग में या तो किसी भी आर्ट से जुड़ी हुई फील्ड में। फिर उसके बाद 2008 में उसी दौरान भोपाल में एक मूवी के ऑडिशन आया, वो जोगी मलंग सर लेके आए, जहाँ पे मेरी मुलाकात मनोज जोशी जी, जो भी एक्टर भी हैं और कास्टिंग में एक्टिव हैं, तो उनसे हुई। तो उसी दौरान उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया मैं। बड़ी स्टार कास्ट मूवी थी, पूरी मूवी शूट कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये पता चला वो मूवी डब्बे में चली गई। तो फिर से एक निराशा हाथ लगी, अब क्या करें। फिर उसके बाद मैं अपने काम धंधे, बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में मैं इंदौर चला गया। मगर मैं कास्टिंग में धीरे धीरे एक्टिव रहा। रहने के बाद 2014 में फिर एक मूवी का ऑप्शन आया कि जॉन इब्राहिम प्रोडक्शन की है, 17 को शादी, उसमें एक रोल किया। फिर एक आशा बंधी कि हाँ भाई अब तो कुछ हो जाएगा। फिर फाइनली
2021 में मुझे कटहल में ऑफ़र मिला। कटहल के लिए मैंने लुक चेंज किया, अपने आप को थोड़ा और ग्रूम किया। फिर तुरंत उसी के बाद मिर्ज़ापुर का ऑफ़र आ गया और मिर्ज़ापुर में ऑडिशन दिया, शॉर्टलिस्ट हुआ। उसके बाद फाइनल ये आया 15 दिन के बाद कि आप सेकेंड लीड के लिए सेलेक्टेड हैं। तो ये मिर्ज़ापुर यहाँ शुरू हुई मिर्ज़ापुर की जर्नी। मिर्ज़ापुर सीजन 3 में अगर किसी ने गुड्डू भैया की बैंड बजाई है तो वो हैं वाल्मीकि यादव। जब हम शूट करते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, स्क्रिप्ट हमारे को बता दी जाती है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन का कितना इम्पोर्टेंस आप मानते हैं? देखिए, इम्प्रोवाइजेशन तो राइट अवे होती है, उस माहौल को देखते हुए, स्क्रिप्ट की डिमांड को देखते हुए। क्योंकि एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा आइकॉनिक सीन था पेड़ के नीचे वाला, तो पूरी जब मैं ज्ञान देता हूँ उस दौरान मुझे स्क्रिप्ट थोड़ा सा एक लगा कि मैंने सर इसमें इम्प्रोवाइज़ की गुंजाइश है, और डायरेक्टर उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो डायरेक्टर ने बताया भाई क्या कर सकते हैं। जब मैं उनको पूरा ज्ञान दे रहा हूँ तो ज्ञान देने के बाद मैं पूछूंगा उनसे ज़रूर कि भाई आप मेरी ज्ञान की बात समझे कि नहीं समझे। तो मैंने अपना इम्प्रोवाइजेशन डाला कि बाबू का समझे, ये मैंने इम्प्रोवाइज़ करा। और उसके बाद ऑफ कोर्स गाली देते हुए मैं शॉर्ट करता हूँ, तो वो मेरा इम्प्रोवाइजेशन था। और गुंजाइश होती है, और यदि सही तरह से सीन बन रहा है तो डायरेक्टर आपको अलाउ करते हैं कि भाई आप करें, तो इम्प्रोवाइज तो होता है, काफ़ी हद तक होता है। अभी आपने भोपाल के थिएटर की बात की और आपने एक किस्सा बताया कि रामानंद सागर जी ने आपसे कहा था कि भोपाल रंगमंच से सीखिए। तो आप भोपाल से करीब से जुड़े हैं, भोपाल ने बहुत सारे रत्न दिए हैं, चाहे वो हबीब जी हों, अलकनंदन जी हों, और अभी वर्तमान में आलोक चटर्जी जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो एक सवाल उठता है कि जब भोपाल इतना बड़ा गढ़ है थिएटर का, तो भोपाल क्या मुंबई जैसा फेम डिजर्व नहीं करता है विश्व पटल पे? देखिए, डिजर्व करता है, मगर लोग उसके लिए इतने अभी हालत जो देखते हैं, जैसे सबको अभी जल्दी में है, सब लोग, सबको फेम चाहिए, सबको मेन लीड बनना है। मतलब वो गुंजाइश को छोड़ ही नहीं रही। यदि उस लेवल का हो गया तो फिर इनके हालात क्या होंगे? सीखना कोई नहीं चाह रहा। सब अपने आप को सोचते हैं कि भाई कैरियर हमारा एकदम ग्राफ चढ़ जाए, एकदम पैसा आ जाए। ऐसा नहीं होता है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़मीन से शुरुआत करनी होती है, तब जाके आप उस लेवल पे आ पाते हो। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप लेवल पे आप पाओगे कि नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो मुंबई जो है रियलिस्टिक है, दिखती है सपनों की नगरी। रियलिस्टिक ये है कि भाई वहाँ पे आपको धक्के भी खाने हैं, स्ट्रगल भी करना है, हर एक फेस आपको मतलब सामना करना पड़ेगा। भोपाल के लड़के या कोई भी आर्टिस्ट है, क्या रेडी हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या आप रेडी हैं कि नहीं? मगर आज के टाइम पे भोपाल में जितने कास्टिंग, जितनी मूवी का लाइन प्रोडक्शन आ रहा है, आई थिंक इंडिया में कहीं नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर रुझान और उस लेवल का गढ़ बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट को धड़ाधड़ काम मिल रहा है। आपको मुंबई भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं मिल जाएगा। तो आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है मुंबई जैसा गढ़ मिल जाए। यानी यहाँ पर फेम पाने की बहुत जल्दी है, युवाओं में शायद धैर्य नहीं है उतना जितना पहले लोगों में होता था। सबसे बड़ी बात हमेशा ये होती है OTTs को लेकर के कि OTT की भाषा, तो उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। डायरेक्टर्स कहते हैं सीन की डिमांड है, स्क्रिप्ट राइटर्स कहते हैं सीन की डिमांड है। निजी तौर पे इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीन की डिमांड सही बोला है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे थोड़ा आपको हल्का सा रियलिस्टिक का टच दिया जाता है। रियलिस्टिक का टच मतलब एक दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो आप जनाब करके मैं ये पूछना चाहूँ कितने लोग बात करते हैं? रियल में कौन बात करता है? क्या आप खाना खा के आए? ये सब नॉर्मल जब हम फ्रेंड सर्कल आपस में बैठते हैं तो जाहिर बात है भाई तू कहाँ आया, कैसे आया, यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और वही चीज़ वो पर्दे पे दिखा देते हैं। असली बात क्या है, वो हमें स्क्रीन पे सुनने पड़ रही है, और शायद फैमिली के साथ नहीं देख सकते कोई चीज़ें, तो वो इंसान को चुभती कि यार इसमें गाली गलौज क्यों है? क्योंकि रियल में लोग ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अनूठा नहीं है उसके अंदर। बस हाँ, ये है कि कई चीज़ें आप नहीं देख सकते, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे देख सकते हैं आप। गुल्लक हो गई, पंचायत हो गई, ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज़ है जो फैमिली के साथ देखी जा सकती है। सर मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पहले, वो जो आपका डायलॉग है ना सर, चलो वे मैक्सिको निकलना है, सर एक बार हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप बोल दें। चलो रे मैक्सिको निकलना है,
अबे मिर्ज़ापुर बे। बहुत बढ़िया था, बहुत। सर ये जब मैं थोड़ा पढ़ रहा था आपके जी। बारे में, तो मैंने इसमें पढ़ा कि टैटू आर्टिस्ट भी आप रहे। जी जी। तो अभी भी चल रहा है टैटू स्टूडियो, आर्टिस्ट है मेरे जो वही लोग संभालते हैं। तो मतलब टैटू आर्टिस्ट जब आप थे तभी से मतलब मन में तो था पहले से कि फिल्मों में जाना है। हाँ, क्योंकि दोनों का ही एक साथ ही शुरुआत हुआ है, क्योंकि आर्ट ही चूज़ किया मैंने। तो टैटू आर्टिस्ट भी आर्ट था, मगर उसमें पैसा भी था उस टाइम पे। अब सर्वाइविंग के लिए कुछ तो करना है। अब सर्वाइव के लिए मैंने टैटू का बिजनेस भी चालू रखा, साथ में अपना यहाँ पे स्ट्रगल भी चालू रखा। क्योंकि एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यदि आप मुंबई भी जाते हैं, लेट्स एज एग्जाम्पल, मुंबई आप रहोगे कैसे? या तो आपके पापा या आपके कोई भी फैमिली में ऐसा है जिनके पास अतः पैसा और आप सर्वाइव कर पाओगे। यदि आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपके पैसे का बैकअप बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, रहना ही इतना महंगा है, कैसे करेंगे सर्वाइव? तो उसी तरह से मैं इंदौर में रहा, एक इनकम सोर्स मेरा वहाँ से आता रहा, साथ में अपना स्ट्रगल करता रहा साथ साथ। तो टैटू साथ साथ में ही चला, वो चलता ही रहेगा। आपको पब्लिक अजहर कुरैशी के नाम से जाने, लकी खान के नाम से जाने, कि वाल्मीकि यादव के नाम से जाने? जो भी जाने बस प्यार से जाने। जो भी जाने प्यार से जाने। 15 साल स्ट्रगल रहा आपका, आपने 3 फिल्मों में काम भी किया जी। वो रिलीज नहीं हो पाई। जी जी जिसमें से पंकज त्रिपाठी के साथ बहुत पहले काम किया। जी जी और रणदीप हुड्डा जी। भी काम किया। तो सर जब 15 साल आप मेहनत करते हैं, 3 फिल्में शूट कर ली लेकिन रिलीज नहीं हो पाई, जी। तो वो दौर बहुत मुश्किल रहता है उसको निकालना। हाँ, मुश्किल होता है, मगर जब आप ज़माने का एक्सपीरियंस लेके बैठो, एक फोर्स में आदमी रहता है ना, तो एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। फोर्स आपको स्टेबिलिटी आती है कि डिसिप्लिन, माइंड का कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको रिजेक्शन तो झेलना ही झेलना है। आम दुनिया में भी, बॉलीवुड का नहीं है, इसमें हर चीज़ में आपको रिजेक्शन झेलना है। तो आपको आदत भी होनी चाहिए कि रिजेक्शन कैसे हैंडल किया जाए। मेरे को निराशा लगी, दुख हुआ, अजीब सा साउंड करता था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर कब तक करेंगे, कब तक रोएंगे उस चीज़ को सोच के? तो मेरे हिसाब से आप अपने कर्म करे जाओ और उस ईश्वर पे भरोसा रखो। यदि आपकी किस्मत में लिखा है तो वो चीज़ आएगा, मगर आप तैयार रहो पूरी तरह से। अगर आपके पास ऑफर आएगा तो उस तैयारी के लिए तैयार रहोगे, तो आप प्रिपेयर्ड हो कि मेरे पास ऑफर आया तो मुझे 110% आपको देना ही देना है। तो बस ये कि संयम रखो, धैर्य। सर आपको उस डायलॉग में मैक्सिको निकलना है, जी। मैक्सिको से तुलना मिर्जापुर की क्यों की है? क्योंकि मैक्सिको में भी बहुत ज़्यादा क्राइम है, ड्रग्स है, इसीलिए मैक्सिको में गैंग वॉर्स, लोकल गैंग वॉर्स और गैंग्स अपोजिट गवर्नमेंट, ये सब है, और ड्रग्स भी है। तो कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर की जो कहानी है, तो मिर्ज़ापुर की कहानी में भी कहीं ना कहीं ड्रग्स, गैंग्स, पॉलिटिक्स सब कुछ इंक्लूड कर दिया, इसीलिए कंपेयर किया गया वो। आपने थोड़ी मतलब एक्टिंग भारत भवन से ही सीखी सर? जी, आपने? जी। कितना टाइम रहे फिर आप भारत भवन में? 1 साल रहा तकरीबन। उसका फिर वापस इंदौर? इंदौर चला गया था मैं। और सर जैसे भी हमारी बात हो रही थी बैक कैमरा, तो आप बता रहे थे कि जो नए लोग जाते हैं एक्टिंग सीखते हैं, जी। लेकिन जो वो रिजेक्शन है वो झेल नहीं पाते। जी। तो 15 साल जाहिर सी बात है बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें आपका फोर्स में रहे, क्योंकि आप जी। हमारे दर्शकों को हम बताते हैं कि सर के पिताजी फोर्स में थे, और जब उनका देहांत हुआ तो उनकी जगह पर सर को ऑफर किया गया था। सर ने लगभग सर 9 साल मैंने करा था। 9-10 साल सर ने जॉब भी किया है, सर फोर्स में रहे हैं, इसीलिए शायद वो उस रिजेक्शन को झेल पाए। 15 साल मेहनत करने के बाद भी जब आपको बार बार बोला जाता है कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन उसके बाद भी सर आज आपके सामने हैं और सर की परफॉर्मेंस आपने ज़रूर देखी होगी। सर एक और सवाल कि OTT और बॉलीवुड के बड़ा जो हम बोलते हैं बिग स्क्रीन, क्या अंतर महसूस करते हैं सर आप दोनों में? अंतर ये है, अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक अंतर है, मगर OTT वाला ज़्यादा फायदेमंद इसलिए अब हर एक शख्स को चांस मिल सकता है। बड़े पर्दे पे आपको इतना चांस शायद ना मिले, है ना। आप टैलेंटेड भी हो सकते हैं, मगर हो सकता है आपसे बेटर भी कोई हो, तो वो उस ऑप्शन को ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता था कि बड़े पर्दे की बात, कई मूवी रिलीज़ नहीं हो पाती थी पहले, जैसे मेरी नहीं हुई। यदि OTT उस टाइम पे होता तो शायद उस जगह हो जाती। और OTT में नए चेहरों को चांस मिलना ज़्यादा हो गया आजकल, पॉसिबल बहुत हो गया है। आप टैलेंटेड हो तो OTT पे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं आप दे रहे हैं, तो आपके चांसेस अब 90% बढ़ चुके हैं कि आपको काम मिल जाएगा।
तो OTT से फ़ायदा बहुत हुआ है। मतलब जैसे IPL आ गया तो क्रिकेट में फायदा। करेक्ट क्योंकि मेन अब जो इंडिया टीम है उसमें हर किसी को नहीं, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकाल के रखेंगे, मगर IPL में हर एक उभरते चेहरे को चांस दिया जाता है। सर, एक मशहूर कथन है हेनरी फोर्ड का कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो चाहे 80 साल हो। अभी आपने जो आपकी लाइफ जर्नी हमने पढ़ी भी और अभी जो भी आपने बताया उसमें आपने सीखना शब्द का प्रयोग कई बार किया कि आप सीखते रहे, फोर्स में रहे, फोर्स के बाद आपने एक्टिंग की तरफ रुख किया, आप टैटू आर्टिस्ट भी हैं, तो कहीं ना कहीं अलग अलग वेरिएंट हैं आपकी लाइफ के, यानी अलग अलग चीज़ें आपने सीखी हैं। एक चीज़ से आप छूट करके दूसरी चीज़ में आए, उसमें आपने सीखा, फिर तीसरी चीज़ में आए, उस तरह आप सीखते गए। तो सीखने को लेकर के आपकी अपनी निजी राय क्या है? देखिए, सीखना तो कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक घड़ा होता है उसमें पूरा पानी भर जाता है तो उसमें पानी और एड ऑन नहीं कर सकते, तो मतलब वो भर चुका है और कुछ नहीं ले सकता एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सर्वज्ञानी मान लेते हो। यदि आप सोचते हो मुझे सब कुछ आता है, तो आपके पास सीखने का ऑप्शन ही नहीं है, फिर एक लिमिटेड एडिशन है आप। और यदि आप खाली घड़ा हो, बूंद बूंद करके ज्ञान ले रहे हो हर एक शख्स से, क्योंकि हर एक इंसान से आपको ज्ञान मिलेगा। आप धीरे धीरे सीखो हर चीज़। ज़रूरी नहीं आप एक्टर हो तो सिर्फ एक्टिंग ही सीख ली, स्क्रीन राइटिंग, जैसे आप एक्टिंग फील्ड का ही अभी मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन राइटिंग, कैमरामैन, DOP, सबके काम की नॉलेज लो आप धीरे धीरे। लैंग्वेज का ज्ञान लो, डायलेक्ट का ज्ञान लो। तो सीखना तो बंद नहीं करना चाहिए, हर इंसान को सीखते रहना चाहिए, कुछ भी ज्ञान मिले। मतलब मैंने बचपन से सुनता रहा, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से बटोर लो, सिंपल फंडा है। मिर्ज़ापुर में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। इवन ये कहूँ कि जो युवा पीढ़ी है, बच्चे की जुबान पर इन किरदारों के नाम चढ़े हैं। कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, ये 2 सीज़न तक ये चीज़ें थी। तीसरे सीज़न में अचानक से वाल्मीकि यादव का नाम गूंजने लगा, उनके डायलॉग्स गूंजने लगे। जैसा भी मेरे साथी ने कहा कि सर एक डायलॉग सुनाए, उनका डायलॉग मेरे साथी को याद है। तो कैसा लगता है जब इस तरह की चीज़ें आप, क्योंकि कुछ सोच के तो आप जाते नहीं हो, सोच के तो आप करते नहीं हो, बस एक मन में ये चीज़ होती है कि यार जो भी करना है अच्छा करना है, लेकिन जब स्क्रीन अपीयरेंस आपका हिट हो जाता है, आपका एक्सेंट हिट हो जाता है, आपका लुक हिट हो जाता है, तो कैसा फील करते हैं? देखिए, फीलिंग तो ऑब्वियसली इतनी अच्छी आएगी कि हाँ मैंने कुछ प्रूफ करके दिखाया। और कई ऐसे मौके आए अभी स्टार्टिंग में, तो बोलता आई एम योर बिग फैन, मेरे पास आता है मैसेज, मगर मैं बोलता फ़ैन वर्ड यूज़ मत करो, ब्रदर यूज़ करो, कि भाई हैं आपके। आई फील गुड, क्योंकि चक्कर क्या है, ज़मीन से उठे हुए हैं, हर आप लोगों के से बीच में एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ मैं, तो वो कामयाबी को सर पे चढ़ने नहीं दिया मैंने आज तक, कि भाई कामयाबी कभी सर पे चढ़ ही नहीं सकती। यदि आप हर पल पल कठिनाइयों से ठोकरे खा के आगे बढ़े हो तो कामयाबी सर पे चढ़ ही नहीं सकती आपके। खुशी इस बात की होती है कि लोगों ने सराहा, लोगों को पसंद आया, लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और इंडस्ट्री के लोगों के बड़े बड़े दिग्गजों के मैसेज आ रहे हैं, तो एक प्राउड मोमेंट आता है, प्राउड फील होता है कि लोगों ने अप्रिशिएट तो करा मेरे काम को, नज़र तो आया मेरा काम। तो वो चीज़ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फील है अभी तो, कि हाँ जो फील कर रहा हूँ। मैं फिर से सीखने वाली बात पे आऊँगा, वो इसलिए क्योंकि ज़रूरी है कि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि यार तुम बच्चे हो सीख लो, हम तो बड़े हो गए, अब हम पक्के खड़े हो गए, सीखने की हम कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन आपने जैसा अभी बताया कि वाल्मीकि यादव का रोल डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, जो एक्सेंट है पूरा यूपी का एक्सेंट है, आप हैं भोपाल के, तो बहुत सारी, हालांकि एक अभिनेता के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो माहौल में पानी की तरह रहे, जिस भी पात्र में उसको डाला जाए वो वैसा शेप ले ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चैलेंजेस होते हैं, कैसे हम अपने आप को एक परिवेश से दूसरे परिवेश में ढालें, तो ये चैलेंजिंग तो रहता होगा अजहर जी? चैलेंज रहता है, क्योंकि पहली बात तो ये जो लैंग्वेज बोली गई वो थी अवधी। जी हाँ, अवधी थी और उसमें हल्का सा यूपी भोजपुरी टच था, तो अब लैंग्वेज मेरे लिए तो नई थी बिल्कुल। अब मैंने कुछ सर्च करा यूट्यूब पे अवधी लैंग्वेज, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से कुछ गाने मुझे मिले थे, तो गाने के एक्सेंट मैंने थोड़ा पकड़ना चालू किया, और 2 से ढाई महीने तकरीबन मैं प्रैक्टिस करता रहा, सिर्फ दिन रात प्रैक्टिस, चेहरा आईना में देख के अपना फेस एक्सप्रेशन बना के वो कैसे बोला जाए डायलॉग को, अपना फेस, क्योंकि सिर्फ आप डायलॉग ही नहीं बोलोगे, आपका फिजिकल मूवमेंट, आईब्रोज, आईज, सब कुछ आपका उस डायलॉग के साथ साथ मूवमेंट करना चाहिए।
तो 2-2.5 महीने की मेहनत थी वो, और टचवुड वो अच्छा गया, क्योंकि तो डरा हुआ मैं था, क्योंकि वो रोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं जाने देना है मुझे। तो उस एक्सेंट को 2-2.5 महीने में कवर कर लिया, और बॉडी लैंग्वेज वैसे ही कवर करी, और सपोर्ट ये रहा कुछ जैसे डायरेक्टर हैं वहाँ पे गुरमीत सर, ये सपोर्टिव कि भाई ऐसा करो, तो वो बोल भी रहे, मोटिवेट कर रहे, हाँ लकी अच्छा कर रहे हो, डू इट, इसी तरह करना है। तो सीखना चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो। सर मिर्ज़ापुर के बाद अब हम आपको और किन किन वेब सीरीज या फिर फिल्मों में देखने वाले हैं आगे? अभी गुरमीत सर का नया प्रोजेक्ट है PPZ, तो उसकी शूटिंग चालू हो चुकी है, तो नेक्स्ट वेब सीरीज वही है अभी। PPZ में मैंने सुना है कुछ नई चीज़ आप लेके आ रहे हैं, भोपाल को कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ एक नया रूप दिखाने वाले हैं आप भोपाल का। PPZ वाला थोड़ा सा ये है कि इसमें 5 डायरेक्टर मिलकर साथ में आ रहे हैं, ओके। और जिसमें से गुरमीत सर एक हैं, वन ऑफ देम। और इसमें भोपाल की कहानियाँ हैं, भोपाल की लैंग्वेज है, और भोपाल के भी काफ़ी आर्टिस्ट भी हैं, और एक अनोखी स्टोरी है भोपाल के बारे में। भोपाल की पटियाबाजी भी दिखेगी, भोपाल की लैंग्वेज दिखेगी, बहुत अनोखा है। सर मिर्ज़ापुर के सेट का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहते हो, जो दिखाया ना गया हो फिल्म में? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम कन्वर्सेशन है जैसे अली के साथ है, अली भाई और हम दोनों पोजीशन में थे, फायर का था, तो AD आई एयर प्लग्स लेके कि सर अली ने लगा लिए, मुझसे बोला कि सर गन शॉट है तो आप कवर कर लीजिए। मैंने किस लिए? बोले सर साउंड आएगा कान में बहुत, और ऐसा ही है। तो अली खुद मुस्कुरा दिए, बोले कि उनको छोड़ दो, वो फोर्स वाला आदमी है, वो गन वन से उनका पुराना नाता है। ये हुआ, और जब एक्शन टीम वाले फर्स्ट टाइम उन्होंने गन दी, सर आप सेफ्टी लॉक ये सब, मैंने उठा के पूरा खोल खाल के यूँ रख दिया। तो दे स्टार्ट, मतलब उनका दिमाग ख़राब हो गया, बोले ये सर ये आप कैसे जानते हैं? वो अलग थॉट में सोच रहे। मैंने डोंट वरी, मैं फोर्स का हिस्सा रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है गन कैसे लोड और अनलोड ये सब करते हैं। तो ये 2 इंसिडेंट तो थे। सुभाष घई जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक एक्टर के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ है एक्टिंग, उतनी ही ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप 10 रुपये में रखे गए हैं तो आप 40 से 50 रुपये का काम करके दीजिए, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसा अभी आपने कहा, यंग जनरेशन को तत्काल चाहिए कोई भी चीज़, वो अपने आप को मांझते नहीं हैं, अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना, सोना को तपाओ तब वो कुंदन बनता है। तो इस प्रोसेस में आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, जैसा आपने अभी कहा भी। देखिए अमूमन ज़्यादातर लोगों के अंदर एक विडम्बना सी है कि भाई हम हैंडसम हैं, लड़की सोचती है हम बड़े खूबसूरत हैं तो हमारा इजीली हो जाएगा, और या तो हमने ट्रेनिंग नहीं करी मगर हम कर सकते हैं, हमें एक चांस दिया जाए हम कर सकते हैं, मगर वो पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ समझनी चाहिए, आपका लुक्स कुछ नहीं रहेगा, धरा धरा रह जाएगा। और ये रील्स आप सोचते हो कि हम लोग रील्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे बनाएंगे तो फेमस हो जाएंगे, फिल्म में कोई कास्ट कर लेगा, नहीं। आपका टैलेंट ही आपको कास्ट करेगा। आप टैलेंटेड हो, आपने एक्टिंग करी है, आपने एक्टिंग सीखी है, तब जाके आपको चांस मिलेगा। कोई भी आप, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं एक बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, मैं बिजनेस का मैनेजर किसको बनाऊंगा? जिसके पास डिग्री है, जिसको उस चीज़ की नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस बनना, उसी को मैनेजर बनाऊंगा। कोई नो सखिए को क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लुक उसको थोड़ी ना चांस दूंगा। तो फिल्म इंडस्ट्री का भी यही है, जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होगा उसी को दिया जाएगा। और आप कभी यदि कास्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, पहली बात यदि थिएटर भी कर चुके हैं, सब कुछ है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, पहले स्क्रिप्ट को समझें और आपके कैरेक्टर को समझें, फिर ऑडिशन दें। जिस एज ग्रुप में आपका लग रहा है, जैसे एज ग्रुप है 20 से 25 साल, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो ही आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 30-35 साल 40 साल के लुक में भी लोग 20-20 साल वाले लड़के भी बोल देते कि सर हम फिट हो सकते हैं क्या? तो ऐसे में बॉदर करते हैं और वो कुछ नहीं होता। कास्टिंग टीम को बॉदरिंग होती है और कुछ नहीं होता। तो बेटर है अपने आप को तैयार कर लो पूरी तरह से। एक बार तैयार हो गए आपको कोई फिर रोक नहीं सकता है। और जो काम मिले, छोटा बड़ा छोटा सा भी रोल है, मिले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। छोटा सा एक सीन, एक मतलब यदि आप बैकग्राउंड में भी खड़ो, करो ना, मना कौन कर रहा है? आपके चांस मिल रहा है तो करो। मेन स्ट्रीम में आप सोचो मेन लीड बन जाऊं, सेकंड लीड बन जाऊं, नहीं हो पाएगा। राइट अवे तो हो नहीं सकता। इसका एक और सबसे बड़ा कारण ये है सर कि कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन में वही ऊपर दिख पाएगा जो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट है। अपने आप को मांझिए। और थिएटर को सर ने बहुत जोर दिया। थिएटर के लिए भारत में अगर कोई जगह है बेस्ट,
वो है भारत भवन, जैसा सर ने खुद कहा और रामानंद सागर खुद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। आप भोपाल के हैं, भोपाल में आपकी जड़ें रही हैं, मध्य प्रदेश के और भी जगहों में आप रहे हैं। भोपाल में भोपाल या मध्य प्रदेश की हम पूरी बात करें, यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन के, फिल्म शूटिंग के कितने चांसेस आपको नज़र आते हैं? 110%। इतने ऑप्शंस है यहाँ पर। लोकेशन प्लस लोकेशन का फ़ायदा और आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हर तरह का टैलेंट भरा हुआ है। चाहे आप एक्टिंग से, अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग आल्सो, कैमरामैन, आपका सब तरह के टैलेंट भरा हुआ है इधर। तो इधर बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग अब बन भी रहे हैं। काफ़ी प्रोडक्शन हाउस बन रहे हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से ही क्यों ना कर रहे हैं, मगर कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और करते रहे तो हो सकता है आगे चल के आपको वो सक्सेस मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। सबसे पहले तो आपको वो बधाई जो हर एक्टर अपने जीवन में सोचता है कि लंबा रोल ना हो लेकिन महत्वपूर्ण रोल हो। तो वाल्मीकि का रोल जो आपको मिला है, जो कि भले 1-2 एपिसोड के लिए, लेकिन बहुत इम्पैक्ट डाल के जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले बधाई। थैंक यू सो मच। और बस मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं खुद एक रंगकर्मी रहा हूँ, मैंने भी भोपाल में थिएटर किया है और आपने इतना टाइम दिया, 15 साल का जो गैप रहा, तो कई बार क्या होता है ना कि एक्टर की लाइफ में एक निराशा आ जाती है। आपके पास एक बैकअप था, फाइनेंशियली सपोर्ट था, थोड़ा सा आपने जो बना के रखा अपनी जगह, बट कई लोग जो एकदम सक्षम नहीं होते हैं, जिनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो उन लोगों के लिए आप कैसे उनको एक गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कोई सलाह दे सकते हैं जो आपको इतना लंबा साल टिकने के लिए वो मदद करे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मिडिल क्लास से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना एक बिज़नेस बनाया, वो भी स्क्रैच से, बॉटम से शुरू करा। अगर कोई फैमिली को सपोर्ट करता है तो वो चीज़ ध्यान रख लें कि भाई एक जॉब है, पर्टिकुलर जॉब है, 9 to 5 ही है, उसके बाद आप तो फ्री हैं। 1 घंटा दे सकते हैं रंगकर्मी को, मतलब 1 घंटा आप दे रहे हैं डेली का, पैसे भी आ रहे हैं आपके, आपका वो रंगमंच भी नहीं छूट रहा, तो आपको इसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ना भागें आप। भोपाल में आप जॉब कर रहे हैं, 1 घंटा आप डेली रंगमंच पे को दे रहे हैं, फिर एक ऑडिशन आ रहा है, आप दीजिए, तो हो सकता है आपका निकल जाए। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता जॉब छोड़ के पूरे घंटे से मिलेगा, नहीं भाई, फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है, कहाँ से करेंगे। और अभी जाहिर बात है रंगमंच आपको अभी वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे पाएगा, मगर ये है कि आपका काम, यदि आप इतने सक्षम हो गए एक्टिंग में, तो हो सकता है कोई ना कोई काम आपको बहुत जल्दी भी मिल जाए, तो आपका कवर अप हो जाएगा। मगर जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उससे फाइनेंशियल एक सपोर्ट तो बना ही रहेगा ना, तो इसलिए जल्दी ना करें, पहले सोचें समझे फिर आगे बढ़ें। सर, एक कोई फनी इंसिडेंट जो आप लोगों का सेट पर रहा हो, जो कि एकदम माहौल लाइट कर देता हो, क्योंकि बहुत इंटेंस हो जाता है माहौल। स्क्रिप्ट भी इस बार काफ़ी वो थी, पॉलिटिकल थी, तो ये सब चीज़ें थी, तो आप लोग खुद को चेयर अप कैसे करते थे, क्योंकि बिल्कुल एकदम टेंशन में सारी चीज़ें? चेयर अप जैसे वो सीन था मेरा, तो जब मैक्सिको वाला था, तो जब मैं एक्टर को, अपने को एक्टर को बोलता हूँ चलो भाई तुम्हारा एरिया ये है, और उसी टाइम फ़ोन आता है, तो जो वॉइस मैंने टर्न करी थी, शिल्पा, ए शिल्पा, तो वो फनी पार्ट था। आई कैन हियर दैट, कुछ हंस रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि एकदम खूंखार की तरह, शेर की तरह दहाड़ रहा एकदम, शिल्पा, हाँ शिल्पा, तो वो डर, वो फनी पार्ट लग गया था सबको, तो वो सबको हंसी आ गई। और क्या है, काम के टाइम पे तो वैसे कोई ज़्यादा ठिठोली होती नहीं, काम तो मतलब काम, स्ट्रिक्ट रूल है कि भाई काम करो, फालतू की नक्काशियाँ नहीं होंगी यहाँ पर। और मैं अजहर जी का एक पहलू आपको बताना चाहूँगा कि अजहर जी फोर्स में थे, एसएफ में थे, और एसएफ से अब ये बॉलीवुड में जा कर के पैर जमा रहे हैं। मिर्ज़ापुर 3 में इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, जो भूलने लायक तो बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आप भी ज़रूर बताइएगा इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। 10 सूत्र, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं।